नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवयुग एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वैसे तो हम पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले थे, लेकिन फिर लगा कि एक वीडियो बजट को लेकर भी बना लिया जाए। पीवाईक्यू बेस्ड बजट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी 1 महीने बाद फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है और उसके फर्स्ट पेपर में कहीं ना कहीं सिलेबस के कुछ टॉपिक्स जो है लिंक करते हैं सर्वे और बजट से। और उसके बाद में एलडीसी का एग्जाम भी है। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए, फिर हम पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो सिलेबस देख लेते हैं कि सारा सर्वे जो पढ़ना जरूरी है फर्स्ट ग्रेड या एलडीसी दोनों के लिए, सिलेबस से हम देख लेते हैं ना पहले, फिर ऐसे ही पता नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट तो सिलेबस में नहीं ले रखा, बट करंट अफेयर्स के जैसे कुछ पार्ट्स में कुछ टॉपिक्स लिंक करते हैं सिलेबस से, जैसे फ्लैगशिप स्कीम है, और स्किल डेवलपमेंट को लेकर स्टार्टअप इनिशिएटिव्स, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जैसे एनएसडीपी है। एनएसडीपी ये वाले डाटा आप देख के जाएं। एनएसडीपी है, जीएसडीपी है, इनकी ग्रोथ और वैल्यू और ये सब देखें इसमें। पीसीआई पर कैपिटा इनकम भी, एनएसडीपी, जीएसडीपी और जीएसवीए भी। और उसके बाद सेक्टर वाइज ग्रोथ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस की। और उसके अलावा इंडिया से कंपैरिजन करके भी आप देखें कि इंडिया का कितना योगदान है भारत की जीडीपी में, ऐसा कंपैरिजन करके आप इसको देख के जाएं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जरूर देखें, खासकर जब 1 महीने बाद एग्जाम है आपका। और उसमें क्या देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ इवेंट्स दे रखा है, पर्सन प्लेसेस, ये तो करंट का पार्ट हो गया, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, अवार्ड्स, प्राइज, लेटेस्ट बुक, ऑथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। मुख्य रूप से जो फ्लैगशिप स्कीम है वो देखनी है आपको। उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इनिशिएटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो मैंने बताया, जीएसडीपी, एनएसडीपी, जीएसवीए। और उसके बाद में आपका पर कैपिटा इनकम हो गया, ये सब। और सेक्टर वाइज जो ग्रोथ वैल्यू सब, ये कुछ डाटा है वो देख सकते हैं आप। उसके अलावा इकोनॉमिक रिव्यू की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ना है। मुझे नहीं लगता कि पूरा इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ना चाहिए, सॉरी चैप्टर। उसमें कुछ चैप्टर मैं बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो देख लेने चाहिए उनके डाटा, जिसमें एक तो आपका पहला चैप्टर हो गया एग्रीकल्चर वाला, इकोनॉमिक रिव्यू की बात कर रहा हूँ। दूसरा चैप्टर आपका 4-5 चैप्टर देख लेने चाहिए, जिसमें आई थिंक चौथा चैप्टर देख लेना चाहिए सामाजिक सशक्तिकरण वाला। 5वां इंडस्ट्री वाला तो देख ही लेना चाहिए, क्योंकि एलडीसी के सिलेबस में ज्योग्राफी के पार्ट में कहीं ना कहीं वो कुछ टॉपिक्स लिंक करते हैं। उसके बाद में छठा पर्यटन वाला है, फिर 7वां अवसंरचना वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो सेक्टर है इकोनॉमिक रिव्यू का, उसके डाटा देख लेने चाहिए। उसके बाद में 13वां चैप्टर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है इकोनॉमिक रिव्यू का, वो भी देख लेना चाहिए। तो ये कुछ चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो जो तो पढ़ ही लेना चाहिए। बाकी अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये सिलेबस देखा फर्स्ट ग्रेड का, जिसमें कुछ टॉपिक्स जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है और स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इनिशिएटिव। तो ये इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं आपके लिए। पहले तो हम 10-15 पीवाईक्यूज देखेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार आती है, बजट के प्रश्न या सर्वे के प्रश्न। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा नजर एलडीसी वाले सिलेबस पर भी डाल देते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। एलडीसी का सिलेबस, ओके, ये रहा, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दे रखा है, इसमें प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र और कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर। इसमें मेनली जो इकोनॉमिक रिव्यू का चैप्टर नंबर 5 है वो देख लेना चाहिए, चैप्टर नंबर 5 देख लेना चाहिए। उसके बाद में ऐसा सीधा सिलेबस में तो नहीं दे रखा, बट प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। इसमें देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर वाला चैप्टर देख लेना चाहिए, चैप्टर नंबर पहला मैंने बताया इकोनॉमिक रिव्यू का। और बजट तो अभी आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार बनाए गए कि आपको याद हो जाएं ऐसे डाटा। खासकर महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लिया गया है, और पीवाईक्यू आधारित प्रश्न है, और फिर कुछ पीवाईक्यू आधारित प्रेडिक्शन प्रश्न भी है। तो ये मैंने आपको सिलेबस से लिंक करते हुए मोटी मोटी चीजें बता दी। अब हम प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो पहले प्रश्न से शुरू कर लेते हैं अपन। और हमारा विजन डॉक्यूमेंट @247 2047, 1 मिनट, विजिबल हो रहा है आप लोगों को? ये क्या पहली बार ही बनाया है इस प्रकार से, थोड़ा कैमरा सेटअप, चलो कोई नहीं।
चलिए, पहला जो प्रश्न है हमारा विजन डॉक्यूमेंट @247 के अनुसार। इससे पहले विजन डॉक्यूमेंट की बात आई तो हम लोग ज्ञान की बात कर लेते हैं। ज्ञान वो नहीं जो मैं दे रहा हूँ, ज्ञान वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की अवधारणा की बात की, जो कि विजन डॉक्यूमेंट और विकसित भारत 2047 को साकार करने के लिए एक आधारभूत संकल्पना है ज्ञान, जो कि आपके एक एग्जाम में पूछ भी ली गई थी। ये ज्ञान ज्ञान या ज्ञान का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसमें ज्ञान जी का अर्थ है गरीब, और वाई का युवा, ए का अन्नदाता और एन का नारी शक्ति। तो ज्ञान जरूर याद रखें आप। कौन सा ज्ञान? जी गरीब, ए का जहां अर्थ है अन्नदाता, और वाई या जहां युवा, और नारी शक्ति एन। ठीक है, तो ये ज्ञान की बात होगी। अब हम विजन डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। विजन डॉक्यूमेंट @247 के अनुसार 2047 तक जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है। अच्छा, ठीक है। कृषि विकास को एक स्तंभ के रूप में शामिल किया गया। अच्छा, इसमें 5 विकास स्तंभ निर्धारित किए गए। पहला स्टेटमेंट है कि 2047 तक जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है। ठीक है, ये हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट उसका स्तंभ नंबर 10 है, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि हमारे 2047 तक जीडीपी को 4.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है, और 2028-29 तक 350 डॉलर का है ना। तो ये तो सब हो गया 10 नंबर, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, कृषि विकास को एक स्तंभ के रूप में शामिल किया गया। बिल्कुल, स्तंभ नंबर 8 जो है इसका, उसमें इसको शामिल किया गया है कृषि विकास को, है ना। हम सारे स्तंभ देख लेंगे एक बार, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। तो शुरुआत में विजन डॉक्यूमेंट से ही कर रहे हैं, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई थी, है ना। और इसमें 5 विकास स्तंभ निर्धारित किए गए। नहीं, 5 हमने कहा, 10वां स्तंभ भी ये वाला है। 2047 तक जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर, तो ये 5 विकास स्तंभ नहीं 10 है ना। तो इसको, ये 10 स्तंभ है इसमें, तो ये आपका 1 और 2 है ना, इसमें ये करेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और हम थोड़ी सी चर्चा इन 10 स्तंभों की कर लेते हैं। कोई बात नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, अपने आप हो जाएंगे जब हम 50वें प्रश्न पर पहुंचेंगे तब तक। चलिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लूं मैं। ओके ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? पहले स्तंभ से, पहला 7वें से शुरू कर लेते हैं ना, ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे करके, फिर एक साथ एक को 1 2 3 4 5 ऐसे देख लेंगे, है ना। सो 7वां तो हमारा देखो, 7वां स्तंभ जो है वो 7 ऐसे लिखते हैं। तो सड़क वाले से आप याद रखो सुशासन, सुशासन, सुशासन। तो 7वां स्तंभ सुशासन से रिलेटेड, आप कीवर्ड याद रखना, बाकी ऐसे पूरा वो स्तंभ का जो उसको याद नहीं रखना, सुशासन एक कीवर्ड याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर 8वां में हमने अभी देखा कृषि। 8वां कौन सा था? कृषि था। 10 स्तंभ है, जिसमें 7वां हमने सुशासन देख लिया, 8वां कृषि देख लिया। अच्छा, 9वां देख लेते हैं इसके साथ। 9वां तो हरित विकास है। कौन सा? हरित विकास। 9वां हरित विकास। अच्छा, 9वां हरित विकास, इस पे रेड दिख रहा है क्या? ये पेन चेंज करूं, एक बार देख लेता हूं कि ओके दिख रहा है ना। ठीक है, शुभ तो नहीं रहा आप लोगों को। चलो, तो 7वां सुशासन देखा हमने ना, 7वां सुशासन, 7वां सुशासन। और फिर 8वां कृषि, और फिर 9वां हरित विकास, 9वां हरित विकास, 9वां हरित विकास। फिर 10वां तो ये अभी हमने देखा, ये 2047 तक जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है। ठीक है, ये 10वां हो गया। तो हमने 7वां 8वां 9वां 10वां हो गया, इनको बिठा देते हैं। अब पीछे कौन सा बच के? पहला ऐसे लिखते हैं फर्स्ट, तो आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना। ठीक है, देन दूसरा आपको याद रखना है नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा और आधारभूत सुविधाएं जो है उससे रिलेटेड नागरिक सुविधाएं। तो पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना, दूसरा नागरिक सुविधाएं, तीसरा औद्योगिक विकास, तीसरा औद्योगिक विकास, तीसरा औद्योगिक विकास, है ना। तो तीसरा औद्योगिक विकास हो गया आपका। और चौथा जो है वो सामाजिक सशक्तिकरण से रिलेटेड है, सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। और फिर 5वां जो है वो, एक मिनट,
पांचवा जो है वो सामाजिक विकास से रिलेटेड है। पांचवा सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। और फिर छठा, छठा हमने देख लिया, छठा पर्यटन से रिलेटेड है ना। सातवां, सातवां सुशासन बताया, आठवां कृषि बताया, नौवां हरित विकास और 10वां आपका ये वाला, ये 10 GDP। एक मिनट, ओके चलो अब याद हो गया क्या? एक बार और लिख लेते हैं ना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। एक मिनट, चलो पहला कौन सा है अपना? पहला यानी आपने आई से याद किया था, फर्स्ट आधारभूत संरचना है ना, आधारभूत संरचना। फिर दूसरा, दूसरा दूसरा तो नागरिक सुविधाएं, दूसरा नागरिक सुविधाएं। फिर तीसरा जो था हमारा क्या था? औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। चौथा सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण। और पांचवा, पांचवा सामाजिक सुरक्षा। और छठा पर्यटन, छठा जो है वो पर्यटन। और सातवां, सातवां सुशासन, सातवां सुशासन, सातवां सुशासन, सातवां सुशासन। और आठवां कृषि, आठवां कृषि, एग्रीकल्चर है ना, आठवां कृषि। फिर नौवां जो है वो हरित विकास, हरित विकास है ना। और 10वां हमारा ये वाला GDP 4.3 ट्रिलियन डॉलर वाला। ठीक है, बीच बीच में हम और याद कर लेंगे, सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे इतना डीप क्वेश्चंस तो नहीं आता, बट रेयरली आ जाए, RPS हिसाब से चल रही है आजकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने कुछ PYQ डाल रखे हैं ताकि आप इसकी नेचर समझ पाए। तो पहला PYQ हमारा है, हाँ, राजस्थान के सरकारी क्षेत्र का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया? तो ये पुरानी बात है, लेकिन ये एम्स जोधपुर में किया गया था। तो हाल ही में इस तरीके से डेवलपमेंट्स, तो इसी आधार पे एक क्वेश्चन हमने आगे रखा है, जो अभी SMS हॉस्पिटल को लेकर और JK लोन हॉस्पिटल, ये दोनों चर्चा में रहे थे कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स को लेकर, है ना। तो इस PYQ के आधार पर आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्न जो रिसेंट डेवलपमेंट्स में, जो हेल्थ सेक्टर में हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए या फिर एग्रीकल्चर में हुए, इन सब को लेकर पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा समग्र शिक्षा को लेकर है। एक मिनट, ओके, समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा थोड़ी ऊपर चली गई। ओके, समग्र शिक्षा अभियान स्कूल शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार तो ये प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक है, ये आप सबको पता है। तो ये समग्र शिक्षा अभियान जो कि 2021 में शुरू हुआ था, समग्र शिक्षा जो कि एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारे इनिशिएटिव शिक्षा विभाग और सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लेती हैं। और फिर हमारा अगला PYQ, अगला PYQ दीक्षा पोर्टल। अच्छा, दीक्षा पोर्टल, दीक्षा एक मिनट, आपको विजिबल हो रहा है क्या? ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो, दीक्षा पोर्टल का निर्माण किसको ध्यान में रखकर किया गया? तो मूलतः ये दीक्षा पोर्टल जो है वो विद्यालय और अध्यापक, विद्यालय ये उच्च शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उल्लास है, चल ही रहा है वो, शायद 2 YouTube चैनल भी उसके तहत चलते हैं। इसके विद्यालय, अध्यापक और छात्र, ये जो मेनली टीचर और स्टूडेंट के लिए है दीक्षा पोर्टल, जिस पर आप लोग सामग्री, जिसमें यहाँ पे राजस्थान में अजमेर जो है वो, अजमेर की जो एक सेल बनाई गई है वो इस पर सामग्री अपलोड करते हैं, जिस पर आप सामग्री को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और इसमें ऐसी एक्टिविटी होती है जो अध्यापक जो छात्रों को ध्यान में रखकर उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये दीक्षा पोर्टल है जो कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया गया है और उसकी PMU यूनिट के साथ मिलकर। तो ये दीक्षा पोर्टल के बारे में एक प्रश्न था। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा शुभ शक्ति योजना के बारे में पूछा गया कि किन्हें लाभ प्राप्त होता है? शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत किसे लाभ प्राप्त होता है, किनको होता है? तो ये मेनली जो लेबर है, श्रम परिवार, महिला, निर्माण मजदूर, कृषिगत श्रमिक की अविवाहित बेटी नहीं, श्रम परिवारों की वयस्क अविवाहित बेटियां हैं, उनको ये लाभ प्राप्त होता है। पुरानी योजना है वैसे, लेकिन ये PYQ आधार पर इसलिए ली गई क्योंकि अभी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें सेक्टर में, जो चौथा सेक्टर में बता रहा था उसमें, इसलिए, है ना।
तो ये मेनली श्रम परिवारों की वयस्क अविवाहित बेटियां है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न, केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। एक मिनट, इसको थोड़ा प्रश्न पूरा विजिबल नहीं हो रहा, मिनट। है ना, चलो, तो हमारा ये केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर बनाने करने का प्रावधान है? तो ये जो है वो 15 वर्ष से कम अधिक आयु के व्यक्ति, हाँ 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं। इसका एक ऑप्शन कहाँ गया, जो चला गया क्या? ओके, हाँ 35 वर्ष वाला डाल रखा है। 21 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति नहीं, 15 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति है जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है। उसके किस आयु के साक्षर को प्रावधान है? तो ये 15 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति। ये बजट में कुछ वैसे तो कुछ डाटा थे तो वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, बट ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम रिलेवेंट था तो इसलिए डाल दिया। आपको याद भी रखना चाहिए, वापस भी प्रश्न बन सकता है इससे। तो ये 15 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न, ओके, राजस्थान कोचिंग सेंटर, अच्छा इससे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार किसी कोचिंग सेंटर पर किसी विद्यार्थी के लिए एक दिन में अधिकतम कितने घंटे की कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे? 5 घंटे है ना, 5 घंटे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सीधा सा प्रश्न था, सीधा सा फैक्ट है, याद रखना है। और फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत पेंशन योजना की पात्र विधवा महिला अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से कितनी राशि का उपहार पाने की पात्र है? कितना उपहार पा सकती है? तो ये तो 51,000, आपको याद रखना है, 51,000 पात्र है, उपहार पाने की पात्र है। ठीक है, 51,000 विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा पुरानी योजना, वैसे तो ऐसे कुछ रिसर्च डेवलपमेंट नहीं है इसमें, बट नेक्स्ट पीवाई का, ओके, सूची 1 और सूची 2 का आपका सम्मिलित करना है और सम्मिलित कर लेते हैं इसको ना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम किससे रिलेटेड है? अमृता हाट और मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। देखो, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है उसमें पहले रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है वो बता देता हूँ। 50 लाख का लोन मिलता था, इस बार बजट में 2026-27 जो बजट है इसमें 50 लाख से बढ़ाकर 50 लाख से इस राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है ना, 1 CR। ये मुख्यतः लोन मिलता है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप और व्यक्तिगत रूप से, है ना। तो 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। फिर जो अमृता हाट है इसमें मेनली जो मार्केटिंग है उसको बढ़ावा दिया जाता है, तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड है तो इसको मिला लेते हैं मार्केटिंग से। जैसे ये समय सहायता समूह को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देना, इससे मिला लेते हैं ना, ये अमृता हाट। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो कि समाज बल, ये इसको यहाँ से मिला लेते हैं, समाज, ये यहाँ पे आ जाएगा, समाज में लड़कियों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना। और फिर नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, आपको पता ही, महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के विस्तार में वित्तीय सहायता आदि प्रदान करना। ठीक है, और उसके बाद में जो कौशल संवर्धन है उसको कौशल से कौशल मिला दो, कौशल विकास, महिलाओं का कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्तिकरण। ठीक है, तो इसका मिलान कर लिया आपने। नीचे ऑप्शन विजिबल नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, समझ आ गया आप लोगों को ना। ओके, चलो नेक्स्ट जो है वो मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना जो अभी हमने देखी, कौन सी, ये वाली मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, जो कि किससे रिलेटेड है? जो कि रिलेटेड है ये महिलाओं का कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्तिकरण करना। ठीक है,
तो इस योजना के बारे में क्या बातें हैं देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, इसके अंतर्गत महिला अधिकारिता निदेशालय जो कि 2013 में बना, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से बालिकाओं एवं महिलाओं को कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण इस योजना में शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो RSCIT जो हम सब करते हैं, RSCIT वो तो शामिल है इसमें। ये जो राजस्थान लेखांकन एवं प्रमाण पत्र, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला भी इसमें शामिल है। राजस्थान राज्य अंग्रेजी व्यक्तिगत विकास प्रमाण पत्र, बिल्कुल इंग्लिश स्पोकन का जो कोर्स होता है वो भी इसमें शामिल है। ये वाला जो राजस्थान राज्य रोजगार संवर्धन कौशल प्रमाण पत्र है, ये विभाग करवाता है राजस्थान सरकार का, तो ये इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और काम की बात है कि इसमें सबकी जो अधिकतम उम्र है, मतलब इस कोर्स को करने की, वो 40 साल है, लेकिन इंग्लिश आप 45 साल तक भी सीख सकते हो, यानी इसकी अधिकतम जो आयु सीमा है वो 45 साल है। 45 साल तक इंग्लिश सिखाओ, फिर काम की बात नहीं है इसमें। और बाकी PYQ आपको बता दिया। नेक्स्ट PYQ हमारा, इस थोड़े और PYQ, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे बजट से रिलेटेड, जो प्रश्न बन सकते हैं और मेनली जो फैक्ट है उन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राजस्थान में निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है। देखो राजस्थान के निपुण भारत मिशन का पूछ रहा है। पहली बात तो ये भारत निपुण मिशन के बारे में नहीं पूछ रहा, ये राजस्थान निपुण भारत मिशन पूछ रहा है, जो कि राजस्थान का निपुण भारत मिशन कब शुरू हुआ? अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर 2025 में राजस्थान निपुण भारत मिशन शुरू हुआ। ये भारत सरकार वाले मिशन से अलग है, इसलिए इसमें पहले स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो पाएंगे कि 2026-27 तक कक्षा 2 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन लेखन गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना। यहाँ कक्षा 2 है, लेकिन भारत सरकार वाले में कक्षा 5 तक है, तो ये अंतर भी ध्यान में रखें आप लोग, अंतर पूछा जा सकता है ना स्टेटमेंट के रूप में। तो कक्षा 2 के अंत तक बिल्कुल प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन लेखन गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना, यही इसका उद्देश्य है ना। 2026 से कक्षा 5 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन, ये हमारे भारत सरकार का जो मिशन चल रहा है निपुण भारत मिशन, उसके तहत इसका उद्देश्य है। ठीक है, 2026 से कक्षा 3 के अंत तक ये वाला नहीं है। अनुसूचित जाति 6ठी से 12वीं, इससे ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं। मेनली अगर बात करें राजस्थान की निपुण भारत मिशन की, जो कि अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ, और इसके तहत एक और इनिशिएटिव जो कि प्रबल कार्यक्रम आप देख सकते हैं। प्रबल कार्यक्रम जो कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, बालिकाएं, जो छात्र छात्राएं, उनको लाइफ स्किल्स, मतलब जो 21वीं सदी की बदलती पृष्ठभूमियां हैं, जिस तरीके से नए जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, AI हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, और जीवन कौशल को लेकर सीखने सिखाने की पद्धतियां इसमें शामिल है। किसमें? प्रबल कार्यक्रम में। प्रबल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये राजस्थान के निपुण भारत मिशन से है। प्रबल कार्यक्रम आपको याद रखना चाहिए, प्रबल कार्यक्रम। और प्रबल में आप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स, इसका कीवर्ड याद रखें बस, ओके। और बाकी भारत का निपुण मिशन जो पहले से चल रहा है कक्षा 1 से 5 तक के, उसमें बहुत सारी बातें जैसे करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें 1 से 3 तक का अलग है, 1 से 2 तक का अलग है, जिसमें अलग अलग 4 ब्लॉक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जो कक्षा 1 से 2 तक है, उसमें 4 ब्लॉक पद्धति से बच्चों को सिखाने की बातें हैं, 4 ब्लॉक पद्धति। और फिर अलग अलग जैसे कक्षा 3 से 5 तक के जो छात्र हैं उनको ऐसी पाठ्य पुस्तकें, सामग्रियां प्रदान की जाती हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बांटे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जन विकास कार्यक्रम, जनमन कार्यक्रम जो जनजातियों वाला है वो अलग है। जन विकास कार्यक्रम है, ये भी वैसा ही है, लेकिन ये अल्पसंख्यकों, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। जनता के प्रतिनिधियों के साथ जन विकास कार्यक्रम पर चर्चा करना, समाज के उपेक्षित वर्गों की समस्याओं का समाधान करना, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास अंतराल का समाधान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सार्वजनिक स्थानों पर जनता के बीच आने से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास अंतराल का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था बहुत पहले, अभी रिलेवेंट नहीं है इसलिए।
रिसेंट डेवलपमेंट नहीं हुए। चलो ओके, राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं विचार, विचार ही तो करना है। लाडू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। सही बात है, मिलेगा। लखपति दीदी की श्रेणी, या लखपति दीदी की दो अलग अलग स्टेटमेंट है। लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली समय सहायता समूह के सदस्य को 2.5% के बजाय 2% ब्याज दर पर 1 लाख तक की ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। देखो, लखपति दीदी में 2.5% भी नहीं है और 2% भी नहीं है, 0 इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख तक होती है। तो ये से बिल्कुल गलत ही है स्टेटमेंट, ये तो आपको सबको पता है, क्योंकि लखपति दीदी और लाडू प्रोत्साहन काफी पुरानी योजना है। लाडू को प्रोत्साहन देना है कब से, कब शुरू हुई थी? 1 अगस्त 2024 को हुई थी, आई थिंक, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा ना, 1 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा लाडू प्रोत्साहन योजना के बारे में। लाडू प्रोत्साहन योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। योजना 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ की गई। 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ की गई थी क्या? और वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा नीचे चला गया। इस योजना का लक्ष्य लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार लाना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना। सही बात है ना। इस योजना के तहत 2 लाख की वित्तीय सहायता 7 किस्तों में प्रदान की जाती है, जिसमें 6 किस्तें अभिभावक संरक्षक को दी जाती है, जबकि 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 2 लाख की वित्तीय सहायता नहीं है, इसमें 1.5 लाख की है ना। 1.5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और ऊपर बोल रखा था 1 जुलाई 2024, नहीं 1 अगस्त है ना, तो 1 अगस्त को शुरू हुई थी। इससे ये आप ध्यान रखें। अभी जो रिसेंट स्कीम्स आपकी जो फ्लैगशिप स्कीम जो खासकर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कहीं ना कहीं लिंक होती है, वहां ये ध्यान रखें कि इस तरीके से डेटा को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, खासकर जैसे 1 जुलाई 1 अगस्त 2 अगस्त, ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको करना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब बस पीवाई खत्म होने वाला है, फिर हम कुछ प्रश्न कर लेंगे। सिंपल सिंपल, बजट में कुछ खास था भी नहीं इस बार, ऐसा तो था ही, बट एग्जाम के लिए कुछ खास नहीं था। चलो, है ना। और ये वैसे 1 अगस्त पुरानी योजना वैसे तो नहीं पूछेंगे, पूछने के लिए पूछ सकते हैं, फ्लेक्सिबल स्कीम भी है। तो इसका ये 2 नंबर, ओनली 2 करेक्ट्स, ये वाला, है ना। इसमें 7 किस्तें होती हैं और जिसमें ये महिला एवं बाल विकास द्वारा योजना का संचालन किया जाता है, आपको पता ही। और जिसमें महिला और पहली जो तीसरी से छठी जो किस्त है वो स्कूल शिक्षा विभाग देता है, और 7वीं किस्त है वो उच्च शिक्षा विभाग देता है। ये बात आप याद रख सकते हैं, काम की बात नहीं है। हाँ, वो पहली में 2500 वो सब आपको पता ही है, बट उसको जरूरत नहीं है अभी, है ना। अभी बहुत सारी योजना करंट में, उनको भी अब देखना चाहिए। नेक्स्ट पीवाई क्यू हमारा, विशेष योजनाओं की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो एक तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय को, जो कि जयपुर में। दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर दिव्यांगजन, ये तो ऐसा कोई प्रौद्योगिकी संस्थान, वो इससे रिलेटेड नहीं है ना, एजुकेशनल रिसर्च से रिलेटेड नहीं। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय को, जो जोधपुर में है ना, जोधपुर में। तो ये ए और सी इज करेक्ट आंसर। ए और सी कहाँ गया इसमें, यही नहीं क्या? सही उत्तर का चयन कैसे करेंगे? तो इसमें बाबा आमटे और दोनों है ना। अच्छा, ये पढ़ा ए और सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मध्याह्न मिड डे मील की बात है ना। एक प्रश्न रिपीट भी हो सकता है ना, मिड डे मील ये सब स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए चीज काम है ना। तो एलडीसी वाले देख रहे हैं कि हमारे भी हो सकते हैं, आपके भी, बात करेंगे आगे। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। इतनी बार तो हम सत्य कथन चाट रहे थे, इस बार गलत देखेंगे। ये ग्रीष्म अवकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है, ऐसा कुछ करता है क्या? बिल्कुल करता है। 2009-10 से इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लागू किया गया था। अच्छा, प्राथमिक शिक्षा में पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1995 में शुरू लागू किया गया था। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य लाभार्थी वर्गों के गरीब बच्चों को अधिक नियमित स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना है। सही बात है ना। ये 1995 में लागू किया गया था, बिल्कुल।
और फिर इसको उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 2009 नहीं 2007 में इसको शुरू किया गया था ना, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा ना, ये 2009-10 में नहीं 2007 में शुरू किया गया था। पहले से 5वीं तक तो था, पहले 1995 में कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय, फिर शिक्षा मंत्रालय ने इसको 2007 में उच्च प्राथमिक जो 8वीं तक की कक्षाओं के लिए लागू कर दिया, तो ये इस वजह से गलत हो गया ना, 2007 होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़े। पालनहार योजना जो कि अनाथ, इसमें सारे जो अनाथ बच्चे हैं वो इसमें शामिल है पालनहार योजना में, कि लाभार्थियों को व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शुरू की योजना का क्या नाम है, तो इसके लिए हुनर विकास योजना चलती है, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। इसमें कौशल से लेकर वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, बाल अधिकार विभाग द्वारा कार्यान्वित मिशन वात्सल्य योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात कितना है, तो इसमें 60 और 40 का है ना, याद रखना है 60-40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान के सरकारी विभागों को ई लर्निंग कोर्स व ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है, तो जो सरकारी विभाग, जो बहुत सारे विभाग है उनमें जो सरकारी कर्मचारी है उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है हमारा राज्य, ये LMS लर्निंग, राजस्थान लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब आपके PYQ बेस्ड प्रेडिक्शन के कुछ बजट के प्रश्न जो रिसेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो मेनली आपके सिलेबस ज्यादा लिंक करता है, उनको इर्द गिर्द प्रश्न घूमते हुए मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही प्रश्न बना दिया सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे इसका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, है ना। चलो 1 मिनट, विजिबल, ओके। चलिए तो दिख रहा होगा ना इसको। 1 मिनट, एक छोटी सी समस्या है कि ऊपर आपको वाक्य शुद्धि और कंप्लीट डिवीजन नजर आ रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि पहले जो क्लास ली गई उसके बाद कोई दूसरी क्लास अभी जब रिकॉर्ड करने की सोचा तो ये ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वो आ रहा है, बट आप लोग कंटेंट से परिचित हो पा रहे हैं तो इतना गौर नहीं करना है उस पर। वैसे इसको चेंज भी कर सकते हैं अब, लेकिन सोच रहे हैं कि क्लास बीच में फ्लो ना टूटे, है ना। तो वाक्य शुद्धि और कंप्लीट रिवीजन को इग्नोर करना, वैसे इग्नोर तो क्या करना, देख ही लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लेकिन इस वक्त जो है वो हम लोग ऊपर बजट 2026-27 लिखना चाहिए, इतना प्रोफेशनल नहीं हम लोग वैसे शुरू हुए, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको विजिबल हो रहा है आई थिंक, ओके। तो हमारा जो नमो ड्रोन दीदी है ना, नमो ड्रोन दीदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं विचार, है ना। नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो, पहला, ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की पहल बिल्कुल है। सरकार ड्रोन लागत का 100% वहन करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन आधारित सेवाओं हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। बिल्कुल ट्रेनिंग तो इसमें दी जाती है, ड्रोन को चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन सरकार ड्रोन लागत का 100% नहीं 80% वहन करती है ना। अच्छा, तो 80%, बाकी वाले 20%, तो देखो 100% में 80% वाले तो सरकार कर लेती है, बाकी जो 20% बचे उसमें आपको एक बना हुआ है फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उससे ले लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, और जो नमो ड्रोन दीदी है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में या व्यक्तिगत रूप से जो भी जैसा चाहे लोन ले सकते हैं, और उस लोन पर 20% लोन पर 3% का ब्याज अनुदान भी मिल जाएगा, ये बात है इसमें, है ना। तो ये याद रखना है आपको नमो ड्रोन दीदी में। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया और 1 और 3 सही हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में महिलाओं को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल इसमें 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, और योजना का प्रारंभ जो है वो राजस्थान में कोटा जिले से हुआ, कोटा जिले से हुआ, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ड्रोन का उपयोग केवल सिंचाई के लिए नहीं किया जाता, सिंचाई के अलावा जो कीटनाशकों का छिड़काव करना हो या फिर इस तरीके का जो निगरानी का एक तंत्र विकसित करने के लिए, निगरानी रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट, एक और दो। तो ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है नमो दीदी योजना में, ठीक है। लखपति दीदी योजना, चलो अब लखपति दीदी योजना की भी बात कर लेते हैं। इसमें लखपति दीदी योजना के संदर्भ में इसमें DNRLM, बिल्कुल ये दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है उसमें नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो चल रहा था उसके अंतर्गत ये योजना शुरू की गई थी। और इसमें शामिल महिलाओं की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक होती है, नहीं 1 लाख वाली महिलाओं को, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख होती है, उनको शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन इज 1 और 3 करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि लखपति दीदी योजना और इनमें अभी मैंने बताया कि कुछ रिसेंट डेवलपमेंट भी हुए, उसको आगे हम चर्चा करेंगे, है ना। नेक्स्ट, राज एम्स के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करना है आपको, है ना। सत्य, पहला कथन है ये डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया। ये डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया, बिल्कुल। इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और GIS तकनीक का उपयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य किसानों को मौसम आधारित सहायता देना है, बिल्कुल। ये जो AIMS है, राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें इस प्रकार के जो पूर्वाधारित मौसम आधारित घटनाएं हैं, जलवायु परिवर्तन है और क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, किसानों को इस बारे में पहले से ही अवगत करवाया जाता है, जिसमें राजधरा करके एक कार्यक्रम चलता है। ये राजधरा आप याद रखें, राजधरा, कौन सी धरा, राजधरा। तो राजधरा जो है वो, इसमें ये जो सॉफ्टवेयर राजधरा है एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है जो कि GIS तकनीक का प्रयोग करता है और पहले के जो उस डाटा कलेक्टिव होती हैं, जो डाटा उसके पास होता है, उस डाटा का प्रयोग करके जो अग्रिम पूर्वानुमान लगाता है कि किस प्रकार से मौसम में आधारभूत बदलाव आ सकते हैं और उसका प्रभाव खेती पर किस तरीके से पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बात इसमें ध्यान रखनी है आपको। और राजधरा पोर्टल भी ध्यान रखें, ये मुख्यतः एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ठीक है। मौसम पूर्वानुमान घटनाओं के डाटा कलेक्ट करता है और उसके आधार पर मौसम की पूर्वानुमान व भविष्यवाणी करता है। तो इसकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, राज एम्स। तो ये सीधा सा ऐसे भी आ सकता है कि राज एम्स का संबंध किससे है, तो राज एम्स का संबंध कोई एम्स हॉस्पिटल से नहीं, इसका संबंध कृषि से है, ठीक है। और कृषि से भी मौसम आधारित पूर्व अनुमान घटनाओं से संबंधित है। ज्ञान संवर्धन कार्यक्रम की बात हम कर रहे हैं, 1 मिनट, ओके। ज्ञान संवर्धन कार्यक्रम के संदर्भ में, इसमें ज्ञान संवर्धन कार्यक्रम मतलब ज्ञान का संवर्धन करना है, किसका संवर्धन करना है, ज्ञान का संवर्धन करना है, किसानों का संवर्धन करना है, किसानों के ज्ञान का संवर्धन करना है। तो 3300 किसानों को राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा। ये ऐसा बजट में लिखा था कि, तो हमने इसमें डाल दिया, लेकिन ऐसे कोई स्टेटमेंट के रूप में वैसे आने को आ सकता है, ठीक है। तो 3300 किसानों को राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा ताकि वो बाहर जो तकनीकें हैं, जैसे राज्य के बाहर जो, जैसे मतलब अलग जो राज्य हो सकता है, सिक्किम हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, वहाँ किस प्रकार कृषि की जो तकनीकें हैं वहाँ प्रयोग की ली जा रही है, उनमें क्या बदलाव है, उनमें को कौन सी तकनीक और कौन सी इनोवेशन कर रहे हैं, तो उनका प्रयोग हम लोग अपनी कृषि पद्धति को सुधार में कर सकते हैं, ऐसा। और इसका उद्देश्य पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देना है। जब हम बात कर रहे हैं कि बाहर सीखने के लिए भेज रहे हैं, आधुनिक पद्धतियों को सीखने के लिए भेज रहे हैं, तो परंपरागत कृषि को बढ़ावा क्यों देंगे हम, तो आधुनिक कृषि को बढ़ावा देंगे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, तो ये गलत हो गया। चलो दूसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3, इसमें आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर है, बिल्कुल। ज्ञान संवर्धन कार्यक्रम, इसमें आधुनिक तकनीकों को अपनाना और किसानों को एक्सपोजर विजिट के माध्यम से बाहरी जो राज्यों की तकनीकें, उन तकनीकों के बारे में उनको अवगत कराना और उन तकनीकों का अपनी कृषि पद्धति में जलवायु अनुकूल कृषि कैसे की जा सकती है, खासकर आजकल जो ऑर्गेनिक कृषि का कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए भी इसमें कई पद्धतियां शामिल की गई हैं, ठीक है। और हमारी एक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में ये प्रश्न क्यों ले गए, तो योजना तो जनवरी में आई थी, बजट फरवरी में आया था। तो देखो इसलिए क्योंकि बजट में मेंशन था बस एक लाइन की 30,000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य है अगले इस साल में, एक साल में 30,000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य है, इसलिए। और इसमें ब्याज पूरी तरह माफ, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया। इसमें ब्याज पूरी तरह माफ किया जाता है, ब्याज पूरी तरह माफ किया जाता है क्या, इसमें युवाओं को 10 लाख तक का ऋण लिया जाता है, बिल्कुल। इसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आपको ध्यान होना चाहिए कि ये योजना मान ली जनवरी 2024 में शुरू हुई थी और इसके अंतर्गत
18 से 45 वर्ष के जो युवा है वो इसके पात्र है और राजस्थान के निवासी होने चाहिए। और इसमें मेनली 2 कैटेगरियां हैं, एक तो जो 8वीं और 12वीं पास वाले लोग हैं और उनको लोन मिलेगा, दूसरे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले लोग हैं उनको लोन मिलेगा। कैसे कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं। मेनली जो है इसमें जो है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, वो तो सीधी सी एक और शर्त है, लेकिन अन्य शर्तों के रूप में हम देख लेते हैं। पहला तो ये 8वीं 12वीं वाला क्या सिस्टम है, तो इसमें एक तो है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 5 से 7 लाख का लोन मिलेगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और 35,000 रुपये जो है इनको वापस मिलेंगे अनुदान के रूप में या मार्जिन मनी जो भी रखना चाहे उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन वाले उनको 10 लाख तक का लोन मिलेगा अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अनुसार, और उसमें उनको 50,000 तक का वापस जो है वो उसमें मिलेगा मार्जिन मनी के रूप में, रिफंड के रूप में, ठीक है, जो मेनली 35% और 50% के रूप में चलता है। तो ये इसमें ब्याज पूरी तरह माफ किया जाता है, इसमेंट करेक्ट, इसमें ब्याज पूरी तरह से, इसमें एक CGTMSC जो ये गारंटी लेता है लोन वापस चुकाने की, तो इसको स्टेटमेंट को एक तरीके से करेक्ट मान सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे ना। 10 लाख तक का लोन याद रखना है आपको, और इसमें डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, जो लोन ले रहा है वो उतनी या मिलकर भी ले सकते हैं। इसके अलावा जिसकी आयु वर्ग 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। और हमने बातें की कि इसमें जो मेनली 2 कैटेगरियां हैं, एक तो 8वीं 12वीं वाले लोग जिसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों है, और इसमें 3 से 5 और 5 से 7, है ना, 3 से 5 लाख, अच्छा मैंने ये मिस कर दिया, 3 से 5 लाख और 2 कैटेगरियां हैं मेनली सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने बताया था 5 से 7 लाख, 5 से 7 लाख ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 3 से 5 लाख अगर कोई सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहे उनके लिए ये ऋण सीमा है। और वही पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये 10 लाख तक की ऋण सीमा रखी गई है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है जो कि जनवरी 2026 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट हमारा बजट का प्रश्न, वाइब्रेंट प्रोग्राम। वाइब्रेंट प्रोग्राम मेनली जो स्टार्टअप्स से रिलेटेड है, पहले तो याद रखें ये किससे संबंधित है। वाइब्रेंट मींस स्टार्टअप्स में क्या करेंगे, तो ये छात्रों को स्टार्टअप के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। इसमें मेंटोर्स इंक्यूबेशन सुविधा दी जाती है कि आप स्टार्टअप में किस प्रकार से उसकी क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए, फंडिंग्स का कैसे मैनेज की जाती है। स्टार्टअप से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जितने भी मेंटोर के काम होते हैं, वो इसमें वाइब्रेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सिखाए जाते हैं। ये केवल निजी विश्वविद्यालयों में लागू होता है नहीं, ये दोनों के लिए, सरकारी निजी जो भी दोनों के लिए चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, लेकिन इसमें ये याद रखना वाइब्रेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्टअप्स और उनके इंक्यूबेशंस जो बने होते हैं उनके लिए, ठीक है। मेनली अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ ठीक है, मतलब टैलेंट है और जिस तरीके से इन्होंने बनाई है, बाकी मुझे तो ये समझ में कमी आई। आप तो बस वाइब्रेंट फुल फॉर्म हमसे कोई नहीं पूछेगा, वाइब्रेंट का प्रोग्राम जो किससे रिलेटेड है तो स्टार्टअप के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ड्रीम प्रोग्राम, हमारा क्या ड्रीम प्रोग्राम है देख लेते हैं। ड्रीम प्रोग्राम जो डिजिटल मेंटोरिंग से संबंधित है। डिजिटल मेंटोर वो तो जो था वो स्टार्टअप मेंटोर था, इसमें डिजिटल जो इनेबल डिजिटल टेक्नोलॉजी जो नहीं आ रही है उसमें इससे रिलेटेड है ना। इसके पहले चरण में बजट में ऐसा बताया गया 1 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा, नहीं 1 लाख नहीं 50,000 है ना, 50,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। बजट में ऐसा बताया गया कि इसके पहले चरण में 50,000 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। ड्रीम प्रोग्राम जो कॉलेज या विश्वविद्यालय जिसमें डिजिटल मेंटोर का जो एक सेशन होगा, इसमें ऐसे बताएंगे कि जो रेडीनेस है और उसमें डिजिटल इनेबलिंग कैसे हो सकती है, मतलब जो डिजिटल जो भी नवाचार है उनके बारे में ज्ञान संवर्धन का कार्यक्रम है, बस इतना ही याद रखना है। और ताकि वो आगे स्किल्स सीख कर आगे बढ़ सकें, और आगे बढ़कर इसका उद्देश्य रोजगार पर कौशल प्रदान करना, बिल्कुल जब सीखेंगे तभी रोजगार मिलेगा। इसमें बहुत सारी स्किल्स होती हैं, डिजिटल स्किल्स जो सीखी जा सकती हैं, ओके। तो ये तीनों ये 1 और 3 सही है ना, 1 व 3, इसमें 1 लाख नहीं 50,000 है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा राज सवेरा प्रोग्राम। राज सवेरा प्रोग्राम के संबंध में आपको सत्य कथनों का चयन करना है। इसका उद्देश्य नशा मुक्त राजस्थान बनाना है।
नशा मुक्त राजस्थान, बिल्कुल। साइकोट्रोपिक ड्रग्स की निगरानी हेतु ऑनलाइन पोर्टल बनेगा, ऐसे बजट में बात कही गई। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा? नहीं, नशा तो हर जगह है, शहरों में भी है, गांव में भी है, सीमाओं पर भी है, सीमाओं के पार भी है, तो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे। और राज सवेरा मेनली नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए प्रोग्राम, इस बजट में इसकी चर्चा की गई। आपको इसको सीधा सीधा याद रख लेना है। वही बात अगर हम आईपीआर और टीटी सेल्स के संदर्भ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईपीआर टीटी सेल्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टीटी सेल्स माने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये मेनली जो पहले क्या होता था कि कोई कॉलेज हो गया या कोई राज्य में कोई नवाचार हुआ, तो उसकी जो आईपीआर प्राप्त करने के लिए इसका आवेदन जो राज्य सरकार को भेजा जाता था, तो अब वो यहाँ बिना भेजकर इससे बहुत विलंब होता था। तो ये विलंब ना हो इसके लिए क्या किया गया, जो उसी विश्वविद्यालय जो शिक्षण संस्थान है जहाँ पे इनोवेशन हुआ, जिस प्रोडक्ट का इनोवेशन हुआ, उसका आईपीआर अप्लाई वहीं किया जा सके और फिर उसका एकीकृत डाटाबेस जो है वो राज्य सरकार या जो भी अगली संस्था है उनको भेजा जा सके, ताकि वो निर्णय लेकर उसको आईपीआर प्रदान करना है नहीं करना है उसका निर्णय ले लें। तो इसलिए ये ऐसे आईपीआर टीटी सेल्स बनाए गए जो कितने उस 50 उच्च शिक्षा संस्थानों में ऐसे टीटी सेल्स बनाए गए, जिसका पहला स्टेटमेंट भी है कि 50 उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे, बिल्कुल, ताकि इसमें आईपीआर की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से संबंधित है, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी नवाचार होते हैं इनका संबंध कृषि क्षेत्र से नहीं, इसका संबंध कृषि क्षेत्र से नहीं, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आईपीआर बनते हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन केवल कृषि क्षेत्र से संबंध नहीं, ऐसा होता तो इसको मान लेते हैं, लेकिन इसको ऑप्शन नंबर 3 करेंगे हम लोग, क्योंकि कृषि क्षेत्र से जो भी है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनोवेशन भी उसमें हो सकते हैं, जिसमें मेनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई हो, ठीक है। लेकिन यहाँ केवल कृषि होता तो इसको रॉन्ग मानते हैं ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न राज एम्स, ये हमने अभी देखा, कुछ हमने स्टेटमेंट के रूप में पहले देखा, अब हम इसको वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बताया किससे संबंधित है। अब इस आंसर इसका आप भी कर सकते हो, अब तो आप लोगों को पता लग गया, हमने पहले इस बात कर ली थी, मेनली ये ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की अधिकतम ऋण राशि कितनी है, तो कितनी है, 10 लाख ना, अभी देखा। फिर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी आरएसटीए की स्थापना किसके तर्ज पर की गई है, तो ये एनटी नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है उसके तर्ज पर आरएसटीए की स्थापना की गई, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है लखपति दीदी योजनाओं को महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, लखपति बनाना उनको। अभी हमने ड्रीम प्रोग्राम जो कि हमने स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न देखा था, ड्रीम प्रोग्राम का पहला चरण किससे संबंधित है। अच्छा, पहले चरण के बारे में बात है, तो पहला चरण आपका शुरुआत कहाँ से होगी, विद्यार्थी से, स्टूडेंट से संबंधित है, स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या सिखाते हैं, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग माने ऐसे टेक्नोलॉजी जो नए इनिशिएटिव आ रहे हैं, जो नए इनोवेशन आ रहे हैं उनके बारे में स्किल डेवलपमेंट करवाना, ताकि वो रोजगार पा सके उससे रिलेटेड, ठीक है। और फिर हमने राज सवेरा प्रोग्राम ऊपर देखा था, और ये वन लाइनर के रूप में राज सवेरा प्रोग्राम आपका नशा उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब्स कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो ये आपके नेक्स्ट अलवर, भरतपुर और बीकानेर में। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो तो अलवर, भरतपुर और कोटा, सॉरी अजमेर, भरतपुर और कोटा, 3 जगह पे ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब्स कहाँ स्थापित किए जाएंगे। इसमें ऐसा ऑप्शन कहाँ है, अजमेर है, लेकिन उदयपुर आ गया। अब तो ये याद रख लो कि ये अजमेर, भरतपुर और कोटा में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब्स स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ई वाउचर के तहत टैबलेट, लैपटॉप या तो सहायता कितनी है। टैबलेट, लैपटॉप, देखो पहले क्या होता था कि पहले सरकार डीबीटी के माध्यम से या स्कूल के माध्यम से भेजा करती थी पैसे, जो 8वीं 9वीं 8वीं 12th 12वीं जो कक्षा के जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनको, तो उनको अभी जो क्या हुआ, अभी ये हुआ इसमें कि अभी इनको ई वाउचर दिया जाएगा, ताकि वो खुद अपने स्तर पर लैपटॉप या स्कूटी जो भी है वो क्रय करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये ई वाउचर कितने का होगा, तो ये 20,000 का होगा ना, 20,000 रुपए का होगा। सीएम राइज स्कूलों की कुल संख्या कितनी है, तो ये सीएम राइज जो हमारी राइज स्कूल चलती है
पीएम राइज चलती है, उसके आधार पर अब सीएम राइज हम राजस्थान में ऐसा बजट में कहा गया है कि हम इनिशिएटिव लेके आएंगे, जिसमें मेनली कुल संख्या जो वो 400 प्रस्तावित है। और इसमें एक्सीलेंस ऑफ जो पीएम राइज जो योजना हमारी चलती है उसमें 639, आप याद रख सकते हैं, 639 जो स्कूल है उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। कौन सी? पीएम राइज जो स्कूल चलती है हमारी वो। ठीक है, नेक्स्ट स्पेस गैलरी। स्पेस गैलरी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये हमारा बिट्स पिलानी नहीं, आईआईटी जोधपुर में भी नहीं, ये स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर, बिल्कुल इसी में। ठीक है, ये स्पेस गैलरी वाला ध्यान रखो। राज्य सुरक्षा। राज्य सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आपातकालीन चिकित्सा सहायता हेतु बनाई गई योजना है, बिल्कुल राज्य सुरक्षा। यहाँ आप ध्यान रखें HA, बस ज्यादा पूरी फुल फॉर्म याद न रहेगी, न रखनी है। यहाँ हॉस्पिटल एक्सेस, एस का मतलब हॉस्पिटल, ए का मतलब एक्सेस, हॉस्पिटल एक्सेस। तो हॉस्पिटल एक्सेस किसको? जिनको आपातकालीन सुविधा, जिनकी हाल ही में दुर्घटना हो गई, सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई, उसके लिए उसका तुरंत वो अस्पताल कैसे पहुंचे, जो हमारा पेशेंट है वो तुरंत अस्पताल कैसे पहुंचे, 1 घंटे या आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर, ताकि उसकी जान जो है वो जोखिम का खतरा कम किया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके। इसके लिए राज्य सुरक्षा योजना इस बार बजट में प्रस्तावित की गई। इसमें आपातकालीन चिकित्सा सहायता हेतु बनाई गई योजना है, बिल्कुल। और इसमें 100:7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना का प्रावधान है। ये जो क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर है, ये सूचना देगी जब दुर्घटना हुई, तो इससे ये सूचना प्राप्त की जा सकेगी कि नजदीकी, इस एरिया में नजदीकी कौन सा अस्पताल है, किस प्रकार से उससे जल्दी पहुंचा जा सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर इसको बताई जाएगी। और इसी राज्य सुरक्षा योजना के तहत 250 एम्बुलेंस जो है वो सड़क मार्ग पर, महत्वपूर्ण सड़क मार्गों पर तर्ज पर वहां पे रखी जाएगी, ताकि जैसे ही कोई दुर्घटना हो, ताकि उसकी दुर्घटना की संभावना, मृत्यु की संभावनाओं को कम किया जा सके। उसके लिए 250 एम्बुलेंस भी रखी जाएगी। ये भी इसी राज्य सुरक्षा योजना के तहत इनिशिएटिव लिया गया है। वही क्रिटिकल कमांड सेंटर होगी। इसके अलावा संभाग स्तर पर क्या करेंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि वो इनको इस प्रकार से दुर्घटना घटित जो क्षेत्र है वहां पर जाकर इस प्रकार की दुर्घटनाओं को कमी लाई जा सके। इसके अलावा एक और इसमें CPR, जो हर जिसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस धारक जो है वो, उस वाहन चालक लाइसेंस धारक के पास में CPR की ट्रेनिंग देना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जो है वो CPR देकर अगर कुछ ऐसा होता है तो हाथों हाथ उसकी CPR देकर जान जोखिम के खतरे को कम किया जा सके। ठीक है, तो कौन कौन सी राज्य सुरक्षा में कौन सी बातें हो गई? आप तो ऐसे हॉस्पिटल एक्सेस से याद रखो। फिर हॉस्पिटल एक्सेस, राज्य सुरक्षा किसकी करनी है? जिसकी दुर्घटना हो गई उनकी। उसके लिए क्या है? तो उसके लिए एक तो है वही, हम लोग संभाग स्तर पर पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनको ट्रेन कर दिया है। फिर जो वाहन चला रहा है उस चालक को CPR ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। फिर हमने एक बना दी है 100:7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर। उसके अलावा हमने 250 एम्बुलेंस जो है वो तैनात कर दी है, ताकि जैसे ये दुर्घटना हो, उस दुर्घटना को जोखिम के खतरे को कम किया जा सके। ठीक है, फिर इसमें केवल शहरी क्षेत्रों को क्यों भाई? रोड सड़क मार्ग तो शहरों से, गांवों से सबसे गुजरता है, तो शहरी क्षेत्रों और गांवों को, दोनों को। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, लेकिन ये बहुत सारी बातें आपको बता दी। राज्य सुरक्षा योजना के बारे में कोई भी स्टेटमेंट या 1 लाइनर आए तो आप गलत नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण योजना है बजट में, कुछ महत्वपूर्ण बातों में ये सबसे महत्वपूर्ण बात लगी मुझे। फिर नेक्स्ट हमारी इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप। इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप के संबंध में ये अस्पतालों की सेवाओं की मॉनिटरिंग करता है, ये मरीज की फीडबैक पर आधारित सुधार करता है। इसका उपयोग केवल डॉक्टरों तक सीमित है नहीं, इसका उपयोग डॉक्टर और मरीज, पेशेंट जो होते हैं, दोनों कर सकते हैं, ताकि जो मरीज, जो पेशेंट है उससे फीडबैक लिया जा सके, और जो अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसकी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी मॉनिटरिंग हो सके। ये एक इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें डॉक्टर और पेशेंट दोनों शामिल होते हैं, दोनों के पास का डाटा एक्सेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राजममता। और राजममता कहाँ चला गया? ओके, राजममता प्रोग्राम के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सुधार है, बिल्कुल राजममता। इसका मतलब मेंटल अवेयरनेस। ये राजममता क्या है? इसको अगर फुल फॉर्म इसकी देखें तो बोल ही देता हूं मैं ना, मेंटल अवेयरनेस
मेंटरिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑल। एक बार वापस बोल देता हूँ, मेंटल अवेयरनेस, मेंटरिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। मेंटल अवेयरनेस, किसकी मेंटल अवेयरनेस? विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की, सबकी मेंटल अवेयरनेस तो सबकी है। तो इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सुधार है, बिल्कुल। ब्राज ममता प्रोग्राम, इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सुधार है। इसमें जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल। जयपुर में के एसएमएस हॉस्पिटल में इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा एसएमएस हॉस्पिटल में आपको बताऊं तो कार्टी सेल थेरेपी, उसका भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं, उसका जो प्रक्रिया है, उसकी जो प्रोसेस होती है, उसका ट्रायल जो है वो यहीं शुरू किया जाएगा, एसएमएस हॉस्पिटल स्वामी मान सिंह जो अस्पताल है जयपुर, उसमें। ये जो कार्टी सेल थेरेपी है ये मेनली कैंसर उपचार से रिलेटेड है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट केवल विद्यार्थियों के लिए है। देखो ये विद्यार्थियों के लिए, ये मेनली तो केवल को हटा दो, ये विद्यार्थियों के लिए है। और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एसएमएस हॉस्पिटल में, और मानसिक स्वास्थ्य सुधार करना है, राज ममता प्रोग्राम। ये बातें मूल रूप से आपको याद रखनी है। और बातें कौन सी याद रख सकते हो? और ये याद रख सकते हो कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें आप लोगों को एक मंथ में जो मेंटल हेल्थ काउंसलर है, एक मिनिमम प्रति माह मिनिमम एक सेशन उनका अनिवार्य कर दिया गया। कहाँ? उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनमें एक महीने में प्रति माह न्यूनतम एक सेशन मेंटल अवेयरनेस को लेकर होना चाहिए। और वैसे ही महाविद्यालयों में भी एक सेशन रखा गया है। इसमें एक महीने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन बजट में ऐसा बताया गया है कि कम से कम जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें ऐसा किया जाए, ठीक है। तो ये राज ममता प्रोग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, मेंटल हेल्थ केयर सेल। ये राज ममता प्रोग्राम के अंतर्गत ही मेंटल हेल्थ केयर सेल बनाई जाएगी। इसके संबंध में हम देख लेते हैं कहाँ बनाई जाएगी। क्या ये पंचायत स्तर पर होगी क्या मेंटल हेल्थ केयर सेल? नहीं, ये जिला मुख्यालय स्तर पर स्थापित किया जाएगा। ये पंचायत स्तर पर नहीं होगी, ये जिला मुख्यालय स्तर पर इसकी स्थापना की जाएगी। और इसमें परामर्श उपचार सेवाएं दी जाएगी, बिल्कुल। ये निजी क्षेत्र द्वारा नहीं होगी, ये सरकारी क्षेत्र। इसलिए गवर्नमेंट ऐसा बता रही है कि हम लोग राज ममता जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत मेंटल हेल्थ केयर सेल बनाएंगे और जिला मुख्यालयों पर कार्य करेगी। और इसमें जो परामर्श और उपचार सेवाएं दी जाएगी, किस प्रकार से मेंटल हेल्थ है उसको मैनेज किया जा सके, और ओवर थिंकिंग से किस प्रकार बचना है, ऐसी बहुत सारी जो बातें होती हैं जो कि मेंटल टफनेस को बढ़ाती हैं, उस सबको कम आउट किया जाएगा। और ये निजी सत्र नहीं, सरकारी सत्र द्वारा संचालित होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये विजन डॉक्यूमेंट हमारा विकसित भारत @ 2047 के संदर्भ में, इसमें 10 विकास स्तंभ निर्धारित किए गए। बिल्कुल, हमने 10 स्तंभ देख लिए। कौन से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पहला तो था हमारा किससे रिलेटेड था? पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। दूसरा नागरिक सुरक्षा। तीसरा औद्योगिक विकास। चौथा सामाजिक सशक्तिकरण। पांचवा सामाजिक सुरक्षा। छठा पर्यटन। सातवां सुशासन। आठवां कृषि। नौवां हरित विकास। और 10वां 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चौथा स्तंभ मानव संसाधन सशक्तिकरण है। अच्छा, मैंने सामाजिक सुरक्षा बताया कि मानव संसाधन सशक्तिकरण है। सामाजिक सुरक्षा और मानव संसाधन, उसमें दोनों ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रयोग करना है, सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए है। तो ये इज करेक्ट है, ये भी चौथा यही है। आठवां स्तंभ औद्योगिक विकास नहीं, औद्योगिक विकास तो तीसरा है ना। और आठवां स्तंभ तो कृषि, अभी हमने देखा आठवां स्तंभ तो कृषि है। तो ये चौथा स्तंभ थोड़ा ध्यान में रखना है ना, सामाजिक सुरक्षा के जो मानव संसाधन सशक्तिकरण है ना, मानव संसाधन सशक्तिकरण नहीं है। और इसमें सामाजिक सुरक्षा दोनों बातें की गई है। मेनली 5वें में सामाजिक सुरक्षा की बात है और चौथे में मानव संसाधन की बात है। मैंने सामाजिक सशक्तिकरण बोला था, है ना, कोई नहीं। वैसे सामाजिक सशक्तिकरण की इसलिए बोल दिया क्योंकि उसका विस्तार इस रूप में था, इसलिए याद रहेगा मेरे को। चलो, करेक्ट कर लिया हमने। जो यहाँ तक पहुंचे नहीं उनको बता दूंगा। हाँ, तो कहाँ थे हम? आठवां स्तंभ हमारा कृषि से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। फिर चौथा स्तंभ तो मानव संसाधन सशक्तिकरण है, बिल्कुल। 10 विकास स्तंभ किए गए हैं। 1 और 2 है ना करेक्ट। 1 और 2 कहाँ गए? ये 1 और 2 करेक्ट। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न, विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार 2047 जीडीपी ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है। विकास, अच्छा ये पहले वाला प्रश्न आ गया। विकास को एक स्तंभ के रूप में शामिल किया गया है, कृषि विकास को, बिल्कुल। इसमें 5 नहीं 10 है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा सीएम प्रमाण के संदर्भ में
देखो सीएम प्रमाण योजना क्या है, तो ये एक तरीके से पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। ये डेटा एवं नीति विश्लेषण से संबंधित यूनिट है, बिल्कुल। ये एविडेंस बेस्ड पॉलिसी निर्माण हेतु है, बिल्कुल। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ये केवल वित्त विभाग के अंतर्गत नहीं, इसमें सारे विभाग शामिल है। कोई भी अगर विभाग अपनी योजनाएं बनाएगा तो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, उसके बाद पर्याप्त डाटा होने चाहिए, ताकि इस योजना का जो क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो सही तरीके से हो। इसके लिए ये सीएम प्रमाण योजना इंट्रोड्यूस की गई और इसके अंतर्गत हम डाटा नीति विश्लेषण संबंधी यूनिट बनाई जाएगी। और वो यूनिट क्या करेगी, बहुत सारे जो जमीनी आधारभूत जो डाटा है उन डाटा को कलेक्ट करेगी, फिर वो लाएगी, उसके आधार डाटा का एनालिसिस करेगी, उस एनालिसिस के बेस पर कोई स्कीम बनाई जाएगी ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रभावी तरीके से हो सके, है ना। ठीक है, तो ये बात है, इसमें मुख्य बात है। मेनली इसमें कीवर्ड याद रखना है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, है ना। तो मेनली सीएम प्रमाण योजना का संबंध पूछ सकते हैं किससे है, तो ये डाटा एवं नीति विश्लेषण से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर 1, ये केवल विभाग में सारे विभाग है, सारे विभागों की योजना है। जियो स्पेशल, एक मिनट, जियो स्पेशियल पॉलिसी के संबंध में सत्य कथनों का चुनाव आपको करना है। एक बार देख लेते हैं कि विजिबल बराबर हो रहा है ना। ओके, चलो ठीक है। जियो स्पेशियल पॉलिसी क्या है, तो जियो स्पेशियल पॉलिसी ये आपदा प्रबंधन शहरी नियोजन से सहायक होगी, बिल्कुल। ये आपदा प्रबंधन एवं शहरी नियोजन में सहायक है, कृषि एवं पर्यावरण निगरानी में उपयोगी होगी, बिल्कुल। जियो स्पेशियल पॉलिसी मेनली जो है वो जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी हेल्प के लिए। मेनली इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाए, शहरी नियोजन, जो अर्बन प्लानिंग है, भविष्य में मास्टर जो प्लान बनते हैं उस मास्टर प्लान को ऐसे इस तरीके से बनाया जाए ताकि जो आगे की जनसंख्या जब बढ़ेगी तो शहर पे एक तरीके से जनसंख्या दबाव न आए। जनसंख्या को दबाव को, भीड़ भाड़ इलाकों को कम करने के लिए, ट्रांजिट मोड बनाने के लिए, ऐसी कुछ चीजों को एक साथ एकीकृत करते हुए उन चीजों को अच्छे से, उनमें जो चुनौतियां आ रही है उनको सॉल्व करने के लिए जियो स्पेशल पॉलिसी लाई गई। मतलब मेनली ये आपदा प्रबंधन शहरी नियोजन में सहायक है, बिल्कुल। कृषि एवं पर्यावरण निगरानी में उपयोगी होगी और इसका संबंध केवल कृषि रक्षा क्षेत्र से नहीं है। जियो स्पेशल पॉलिसी इसमें जीआईएस आधारित सूचना का प्रयोग करते हुए इसमें प्रयोग आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, इन सब में शामिल किया जा सकता है और इसके साथ कृषि में भी इसका प्रयोग संभव है। तो ये जियो स्पेशल पॉलिसी आप याद रखें। उसके बाद में हम आपका R4C, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के संदर्भ में सत्य कथन साइबर अपराध नियंत्रण हेतु स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल। R4C जो इंडिया वाला है, I4C, उसके आधार पर राजस्थान में R4C, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, R4C की स्थापना की जाएगी। बजट में ऐसी घोषणा की गई और साइबर अपराध नियंत्रण हेतु इसको स्थापित किया जाएगा। साइबर हेल्पलाइन 1930 से जुड़ा होगा, ये ध्यान रखें, साइबर हेल्पलाइन इसमें 1930 से जुड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका संचालन निजी एजेंसियों द्वारा नहीं होगा। जब ये राजस्थान सरकार बना रही है तो राजस्थान सरकार के किसी मंत्रालय विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज 1 और 2, है ना। साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर अपराध के कंट्रोल के लिए इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट है वन ओनली प्रिंसिपल। ये जो वन ओनली प्रिंसिपल क्या है, तो ये मेनली जो नागरिकों के दस्तावेज हम लोग बार बार लेते हैं, मेनली कोई योजना आती है तो उसका आवेदन करने के लिए हर बार कुछ नए दस्तावेज, कुछ हर बार नए दस्तावेज चाहिए होते हैं, इस तरीके से बहुत झंझट होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीके से ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए पहल है जिसका नाम वन ओनली प्रिंसिपल है। किसके लिए? ई गवर्नेंस के लिए। तो ई गवर्नेंस के लिए पहले तो ई गवर्नेंस में क्या होता है, ई गवर्नेंस में होता है कि नागरिकों और सरकार के बीच में दूरी बहुत कम हो जाए और उनको, नागरिकों को ज्यादा सरकार से योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ज्यादा माथापच्ची न करनी पड़े उसके लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो नागरिकों से दस्तावेज केवल एक बार ले लेंगे, फिर जब प्रयोग करना है तो कर लेंगे। विभागों के बीच डाटा साझा कर देंगे ताकि सारे विभागों के पास वो डाटा चले जाए, अलग अलग विभाग, अलग अलग योजनाएं, ताकि उसका लाभ दिया जा सके। ये केवल उद्योग क्षेत्र तक सीमित है नहीं, सारे क्षेत्र इसमें शामिल है। तो ये बहुत ही समावेशी स्कीम है और समावेशी स्कीम और ई गवर्नेंस से जुड़ी हुई स्कीम है वन ओनली प्रिंसिपल। तो इस 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है ना। नेक्स्ट, राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 के संदर्भ में यहाँ कुछ सूक्ष्म लघु इकाइयों को मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। लेकिन 10% मार्जिन मनी असिस्टेंस का प्रावधान है, बिल्कुल है, 10% मार्जिन मनी का असिस्टेंस का प्रावधान है। इसमें एक जो भी जिला है उसका एक विशिष्ट उत्पाद, जो कि मेनली कोई भी उत्पाद हो सकता है,
कोई पर्यटन, किसी जिले का पर्यटन हो सकता है, किसी का कोई शिल्प हो सकता है, किसी का कुछ खाने की चीज ऐसा भी हो सकता है। तो ये केवल कृषि क्षेत्र से नहीं है, सारे उत्पाद हो सकते हैं उद्योग के, सेवा से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर इज 1 और 2 करेक्ट। मेनली यही ध्यान रखना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी में सारे उत्पाद आते हैं, ऐसा कुछ बजट में बात थी तो उसको लेकर प्रश्न बना है। वैसे जबरदस्ती बनाया हुआ लग रहा है, लेकिन थोड़ा आजकल थोड़ा अटके बना रहे हैं सब, तो मैंने सोचा मैं भी बनाऊं। राज सेतु, वैसे आजकल आरपीएससी भी बना रही है, मेरी कोई गलती नहीं है। राज सेतु के संबंध में, राज सेतु के संबंध में, अच्छा राज सेतु का संबंध किससे है वो तो ध्यान रखना है। ये मेनली जो सरकार के अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उसमें विभाग होते हैं, और विभाग जो अलग अलग मेनली स्थानीय निकाय जो होते हैं, स्थानीय निकाय अलग अलग अपने भवन निर्माण के लिए अपने अलग अलग जो उनके प्रोजेक्ट चलते हैं, कौन से प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो आधारभूत संरचना कार्यालय से बनाने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलते हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए राज सेतु बनाया गया है। यानी ये शहरी एवं अवसंरचना वित्त पोषण संबंधित है बिल्कुल। ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें शहरी निकाय है, निकाय कौन से, नगर पालिका, नगर निगम हो गए, ये जो बना रहे हैं उनको फाइनेंस करने के लिए राज सेतु का निर्माण किया गया। यानी इसका संबंध केवल ग्रामीण विकास से नहीं, इसका संबंध शहरी विकास से है। शहरी विकास और ग्रामीण विकास दोनों के स्थानीय निकायों से संबंधित। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट। नेक्स्ट हमारा टूरिज्म विकास के संदर्भ में, टूरिज्म जैसलमेर में स्पेशल टूरिज्म जोन बनेगा। जैसलमेर में भी खुड़ी जैसलमेर में है ना, ये जो अभी खुड़ी जैसलमेर है अपना, वहां पर ये स्पेशल टूरिज्म जोन बनेगा। और झुंझुनू में बनेगा वॉर म्यूजियम, बिल्कुल झुंझुनू में वॉर म्यूजियम बनेगा, और हेरिटेज वॉकवे का निर्माण भी होगा। बिल्कुल ये टूरिज्म के विकास के संदर्भ में कुछ सत्य कथन है, तो ये तीनों सत्य है। और अब आप बता दो एक सत्य कथन में मेरी तरफ से, थार विकास टूरिज्म सर्किट, उसके बारे में, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है आप बता दीजिए। ये भी बजट में था, यहाँ इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। जो थार संस्कृति विकास सर्किट, ये सर्किट इसमें कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें अपने सीमावर्ती जिले जो भी है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर याद रखना है, ये इसमें जिले शामिल है। नेक्स्ट है STRI, ये कौन सी योजना आ गई, स्त्री, कौन सी स्त्री है, ये स्त्री है, स्त्री का S का मतलब सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्सेज इनिशिएटिव, S का मतलब है सेफ्टी, क्या वहां पूछ ले स्त्री क्या है, तो सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्सेज इनिशिएटिव, ठीक है, ओके। तो ये मेनली जो है वो महिलाओं की सुरक्षा और उनको आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने से संबंधित है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और दूसरी बात है इसमें साइबर फ्रॉड से बचाव भी शामिल है, बिल्कुल साइबर फ्रॉड से बचाव भी शामिल है। और साइबर फ्रॉड के लिए R4C बनाएंगे ही हम लोग, शासन सरकार ऐसा बोल रही है। ये केवल ग्रामीण महिलाओं तक सीमित नहीं है, ये ग्रामीण शहरी सारी महिलाओं तक सीमित है। ऑप्शन नंबर 1 and 2 करेक्ट। ओके, ये नेक्स्ट हमारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संदर्भ में बजट में ऐसी बात थी, इसलिए इस प्रश्न को लिया है। क्या बात थी कि जो अभी जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें मेनली जो इन्वेस्टमेंट जोन है जो भिवाड़ी वाला, उसमें क्या है कि जल आपूर्ति हेतु कृत्रिम जलाशय बनाए जाएंगे, और उसके लिए 1012 करोड़ की लागत से कार्य होगा। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर केवल परिवहन से संबंधित है क्या, ये किसी PYQ में आया था, इसलिए इस स्टेटमेंट को अलग से डाल दिया। केवल परिवहन से संबंधित नहीं है, थोड़ा इसको होलिस्टिक वे में देखना है। केवल परिवहन नहीं है इसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स है, इंडस्ट्रियल जो अलग अलग सेक्टर्स है, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो वहां पे आसपास जो है, जैसे हम कृत्रिम जलाशयों की बात कर रहे हैं, और इस तरीके से औद्योगिक यूनिट्स लगती हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे, ये सब उस सबको साथ में लेते हुए बहुत समावेशी अवधारणा है एक तरीके से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो केवल परिवहन से संबंधित नहीं है, ये नैरो स्टेटमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। 1 और 2 इसको सही मान लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बजट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही इसमें रखे गए, जैसे राज सुरक्षा वन लाइनर में देख लेते हैं ना। राज सुरक्षा, अब तो आप बता लोगे कि राज सुरक्षा किससे संबंधित है, बताओ 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 बताओ, उड़ा दो, स्वास्थ्य से। फिर राज ममता, राज सुरक्षा स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य से है ना। राज ममता मानसिक स्वास्थ्य से, ठीक है। सीएम प्रमाण, जो अभी हमने देखा सीएम प्रमाण एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, अब इसका फुल फॉर्म भी आ गई, एक फुल फॉर्म तो पूछी जानी चाहिए। बजट में बहुत सारी कुछ ऐसे दे रखे हैं न्यूमेरिक्स। पॉलिसी रिफॉर्म एनालिसिस मॉडल नहीं है, पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस मेजरेबल एक्शंस एंड नेक्सस, बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप तो नेक्स्ट में कोई कीवर्ड पकड़ लो यहाँ से, एक्शंस एंड नेक्सस पकड़ लो, ए एन एक्सेस एंड नेक्सस, ठीक है, इससे कर लेना। फिर विजन 2047 में कुल कितने विकास स्तंभ है, आपने अभी पढ़ा कितने, 10 कौन से हैं, वापस दोहराने क्या, एक बार कर लेते हैं ना। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, दूसरा नागरिक सुरक्षा, तीसरा औद्योगिक विकास, चौथा मुझे सामाजिक संस्कृति का नहीं याद आएगा लेकिन उसमें मानव संसाधन भी है, ठीक है, ध्यान रखना। पांचवा सामाजिक विकास, छठा पर्यटन, सातवां सुशासन, आठवां कृषि, नौवां हरित विकास, 10वां 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना, किसकी, राजस्थान की। ये 10 विकास स्तंभ कितने, 10। साइबर हेल्पलाइन नंबर अभी देखा, R4C में साइबर हेल्पलाइन नंबर कितने थे 1,090 थे क्या, नहीं 1930 थे ना। फिर राज सेतु वन लाइनर में राज सेतु किससे संबंधित है, राज सेतु शहरी अवसंरचना वित्त से। स्पेशल टूरिज्म जोन कहाँ बनेगा, जैसलमेर, खुड़ी जैसलमेर। फिर STRI योजना का पूरा नाम आ गया, सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव, सेफ्टी ये आ गया सेफ्टी। नेक्स्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से संबंधित व्यय कितना है, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से संबंधित व्यय नहीं है, ये तो एक कृत्रिम जलाशय बना रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए ना, ये इससे ध्यान रखना, 1012 करोड़ है उससे। IT कोटा में किस क्षेत्र के कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, IT जो कोटा है उसमें मेनली ऐसा बजट में बोला गया कि AI और डाटा एनालिटिक्स नए जो कोर्स शुरू किए जाएंगे वो AI और डाटा एनालिटिक्स से संबंधित होंगे, इनका जमाना ही इनका है तो ऑब्वियसली इसी से रिलेटेड होंगे। ओके नेक्स्ट हमारा रोबोटिक हैंड सुविधा किस कॉलेज में शुरू होगी, रोबोटिक हैंड की सुविधा आपकी होगी हमारे प्यारे से कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कोटा, है ना। रोबोटिक हैंड सुविधा किस कॉलेज में शुरू होगी, याद रखना है सीधा कहां पर, मेडिकल कॉलेज कोटा, ठीक है। STRI यानी जो सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्सेज इनिशिएटिव है, उस योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, आई थिंक 1 लाख महिलाओं को इसके प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर मिनी सेक्रेटरीट कहाँ बनेगा मिनी सेक्रेटरीट, जयपुर में शायद, मिनी सेक्रेटरीट जोधपुर में बनेगा ना, है ना, कहाँ बनेगा मिनी सेक्रेटरीट, जोधपुर, बीकानेर है ना, आई थिंक बीकानेर ही बनेगा ना, बीकानेर में बनेगा मिनी सेक्रेटरीट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बीकानेर, याद आ गया मुझे। चलो तो अच्छा, और भी प्रश्न है, और कौन से प्रश्न है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित विकसित होगा, तो ये कोटा बूंदी। सीएम प्रमाण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने बोला एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मेशन, सो नीति निर्माण में डेटा आधारित निर्णय, ठीक है, उस डेटा के आधार पर क्या लेना, डिसीजन लेना, ठीक है। तो ये आप 50 क्वेश्चन थे, और बजट में कुछ महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव थे वो आ गए, आई थिंक 1-2 सवाल जहां आते हैं एग्जाम में उसके लिए 50 क्वेश्चन उसमें से आ जाने चाहिए, और अगर बजट से कोई सवाल बनेगा तो। और मेनली मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर नंबर आप सर्वे का जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4, 5 जो इंडस्ट्री वाला है, 6 और 6 तो नहीं, 6 देख सकते हो, पैटर्न वाला देखो तो 7वां तो अवसंरचना वाला देखना ही है, उसमें मेनली आप ज्योग्राफी के कुछ डाटा से रिलेट कर पाओगे, है ना, जो आपकी विस्थापित ऊर्जाएं हैं, अधिष्ठापित ऊर्जाएं वगैरह, एनर्जी वाला चैप्टर। फिर आप 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला देख लेना,
इसके महत्वपूर्ण डाटा देख लेना। और कृषि में भी देखना चाहो तो मेनली जो खाद्यान्न उत्पादन है उसकी वृद्धि, कौन पहले दूसरे में, राजस्थान कहाँ है, और जो इंडिकेटर्स है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में ये जो वाले देख लेना थोड़े। एक मैं टेबल फॉर्मेशन टेबल बना के डाल दूंगा टेलीग्राम पे ना, देख लेना वहाँ जीएसडीपी, एनएसडीपी और जीएसपी का क्या ग्रोथ है, क्या वैल्यू के रूप में भी और ग्रोथ के रूप में भी डाटा, उसका एक टेबल फॉर्म में। ठीक है, तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट हमारी पीवाईक्यू सीरीज में। ये तो खैर ऐसे ही बना दी थी तो कर लिए थे वैसे जैसे आपके इंटरेक्ट करने के लिए, लेकिन बजट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और पीवाईक्यू आधारित प्रश्न जिस पर हम डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, एक मिनट। ठीक है, और इसके लिए माफी चाहूंगा कि ऊपर वाक्य शुद्धि कंप्लीट रिवीजन लिखा आ रहा है ना, इसको इग्नोर करना। थैंक यू।